अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि आज लेक्चर है ये फ़र्स्ट ईयर और सेकंड दोनों के लिए है। और इसका मौजू क्या है ये मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आज का मौजू है स्याकुस बाग की तशरीह करने का तरीका। बेटा जी, ये वो सवाल है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और टीचर्स को खुद नहीं पता होता कि हमने बच्चों को बताना क्या है। उसकी वजह यह है कि एकेडमीज़ में जो टीचर्स उर्दू के भर्ती किए जाते हैं वो होते दरअसल इस्लामियात के हैं, वो आलिम दीन होते हैं, मौलवी होते हैं। तो उन्हें क्या पता उर्दू की पेचीदगियाँ क्या हैं, किस तरह से बच्चों ने पूरे पूरे नंबर लेने हैं। वो तो मास्टर्स हैं अपने इस्लामियात के मजमून के, तो वो कैसे उर्दू में बच्चों को इस सवाल को समझाएंगे। और कुछ उर्दू के टीचर्स को भी पता नहीं होता कि हमने ये सवाल कैसे हल करवाना है। तो बेटा आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि तरीक़ाकार क्या है। चूँकि हम तो चलो बोर्ड के पेपर चेक करते रहते हैं, हमें हदायत मिलती रहती हैं कि आपने कहाँ से नंबर काटने हैं, कितने काटने हैं, तो हमें तो सारा तरीक़ाकार बोर्ड वाले बताते हैं। सो हमें मुकम्मल तरीक़ाकार पता है और आज मैं वही तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरह से पूरे नंबर ले सकते हैं, यानी पूरे नंबर से मुराद के अच्छे नंबर ले सकते हैं। और ये सवाल कितने नंबर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इक़्तिबास है, ठीक है, वो कौन सा आता है। स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट किस तरह से आएगी, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने स्टेटमेंट, ठीक है। ये मार्कर से सॉरी ये फ़ॉन्ट्स चेंज किए। तो स्टेटमेंट बेटा इस तरह से आएगी कि दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह स्याकुस बाग के हवाले से कीजिए, नीज़ हवाला मतन भी लिखिए। और आगे जो नंबरिंग दी होती है ना, वो आपको मैं अभी लिख कर दिखाता हूँ। नंबरिंग इसकी होती है 1 + 1 + 3 + 10, ठीक है। ये उर्दू फ़ॉन्ट्स की वजह से ठीक लिखा नहीं जा रहा, मैं नीचे अलग लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे अलग लाइन में। ये 1 + 1 + 3 + 10 = 15, 15 नंबर का ये सवाल है। बेटा आप अपने पास रजिस्टर रख लें, मार्कर रख लें और पेन रख लें, ताकि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ अहम अहम बातें आप इसको नोट कर लें, ठीक है। लाइक बच्चों की यही निशानी होती है, उनके हाथ में कलम होता है और वो नोट करते हैं उस्ताद की बताई हुई बातों को। तो आप हर उस बात को नोट करें जो मैं बता रहा हूँ। और प्रेजेंटेशन अभी मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है अपना पेपर, इस सवाल को ख़ास तौर पे। ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, देखिए मैंने नीचे कर लिया, स्क्रॉल डाउन कर लिया है। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, समझ लें बोर्ड में आप बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल हमारे पास ब्लैंक शीट आ गई। अब हमने क्या करना है, मार्कर पकड़ना है, ठीक है। अब मार्कर से हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने मार्कर से बेटा सवाल का नंबर बताना है, ठीक है। ये मार्कर से, यानी मैं मोटा मोटा से लिख रहा हूँ, ये मोटे फ़ॉन्ट्स, सवाल नंबर, ठीक है। अब वो सवाल नंबर कौन सा लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है। आपने ये नहीं देखना कि आप पहले कर रहे हो सो मैं 1 लिख दूँ, मैं एंड पे कर रहा हूँ सो आखिरी या 8वां 10वां सवाल लिख दूँ। नहीं, जो नंबर क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। फ़र्ज़ कर लो 3 है, 4 है, 5 है, जो भी क्वेश्चन पेपर पर नंबर लिखा हुआ है आपने बेटा वो नंबर लिखना है। इसके अलावा दूसरी लाइन में मार्कर से लिखें प्यारा सा करके इक़्तिबास की तशरीह, यानी पहले मैंने बता दिया सवाल का नंबर क्या है, फिर मैंने आगे बता दिया सवाल है क्या। तो सवाल है इक़्तिबास की तशरीह। अब ना 2 पार्ट्स आते हैं आपको, इक़्तिबास 2 आते हैं, एक अलिफ होता है, एक बे होता है पार्ट। तो आपने वो वाला पार्ट करना है जिसकी तशरीह आप ज़्यादा कर सकते हो। ये नहीं देखना कि ये मुझे आता है आसान है, नहीं, जिसकी तशरीह ज़्यादा लिख सकते हो आपने वो वाला पार्ट सेलेक्ट करना है।
और ये जो जुज़ है, जुज़ को इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। तो जुज़ अलिफ है, अलिफ को ब्रैकेट में लिख लो और मार्कर से अंडरलाइन कर लो। खूबसूरती जैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं करें, जैसे आपने बचपन में सीखा हुआ है। अब बेटा जी आगे नीचे हमने मार्कर से लिखा सबक का उन्वान, और कुछ बच्चे सबक का नाम लिख देते हैं। सबक का नाम नहीं होता, सबक का उन्वान होता है। और आगे ये 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। कुछ बच्चे तीसरा ये नुक्ता लगा देते हैं, गलत है। कोलन बोलते हैं इंग्लिश में, राब्ते की अलामत उर्दू में कहते हैं। आपने सिर्फ ये 2 नुक्ते लगाने हैं। सबक का अनुमान थोड़ा सा फासला रख के पेन से आगे लिखना है, ठीक है। ये बारीक सा मैं आगे लिखूंगा, तो जो मैं बारीक सा लिख रहा हूँ आप समझ जाएं, ये मैं पेन से लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा नवाब मोहसिन अल मुल्क, सेकंड ईयर का ये लेसन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले भी यही समझ लें कि भाई उनकी किसी किताब का हमने कोई उन्वान देख लिया है। अब आगे दोबारा मार्कर से मैं लिखूंगा मुसन्निफ का नाम क्या है, जिसने ये सबक लिखा है। मैं आगे अब उसका नाम लिखूंगा थोड़ा सा फासला रख के। और बेटा नाम आपने वही लिखना है जैसा किताब में लिखा हुआ है। आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लंबा चौड़ा नाम लिख देना, और पेन से लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फासला रखा। ये देखें मैंने मुसन्निफ का नाम लिख दिया। क्या नाम लिख दिया? मौलवी अब्दुल हक, ठीक है। अब बेटा जी 2 नंबर होते इसी के ही हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। लेकिन हम एक्सप्रेशंस के लिए क्या करते हैं, ये देखें 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, ये 2 नंबर बस यहीं पे मिल जाते हैं। लेकिन हमने एक्सप्रेशन डालना है, पता चले भाई लाइक बच्चा पेपर कर रहा है, कोई नखट्टू सा बैठा नहीं हुआ, कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है। तो हमने उसको बताना है सिनफ़े अदब क्या है, यानी ये जो सबक है ये नावल है, अफसाना है, क्या ड्रामा है। वैसे तो ड्रामे हम खुद भी बहुत बड़े हैं, यानी आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सिनफ़े अदब क्या है, तो आगे पेन से लिखेंगे खाका है। ये जो सबक है ना, सेकंड ईयर वालों को पता है ये सबक खाका है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछिए, टीचर को तंग किया करें, बोले भाई खाका सिनफ़े अदब बता दें सबक का। उसके बाद माखज़ लिखना है। माखज़ क्या चीज़ होती है ये समझना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि ये सबक किस किताब से लिया गया है। और ये आपको पता चलेगा जो आप सबक पढ़ते हैं उस सबक के आखिर पे। देखें ये जैसे यहाँ पे लिखा ना चंद हम असर ब्रैकेट में, इसी तरह हर सबक के इख्तिताम पे वो बता देते होते हैं कि भाई ये किताब है जहाँ से ये सबक लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चंद हम असर। तो इसके नंबर कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्रेशंस है, ठीक है। जैसे आप शादी पे जाते हैं, मेन चीज़ क्या है भाई, दुल्हन कैसी लग रही दिखने में, हमने दूसरों को देख के क्या करना है। तो इसी तरह से मेन चीज़ है एक्सप्रेशन। अब आते 3 नंबर पे। 3 नंबर किस चीज़ के हैं? 3 नंबर हैं बेटा सियाकुसबाग के। ये आ गया अगला सफ़ा। अब फिर पकड़ लें मार्कर, ठीक है। 605 पकड़ लें, 4 पकड़ लें, जिस पे आपका हाथ चला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब मैं ये मार्कर पकड़ रहा हूँ, मार्कर से लिख दिया सियाको सबाक। अब सियाको सबाक टीचर्स को भी नहीं पता होता कि इसमें लिखवाना क्या है। मैंने बहुत सी गाइड्स पढ़ी हैं, उनमें बहुत सी गाइड्स में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोर्ड के तरीके के मुताबिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बोर्ड के तरीके के मुताबिक नहीं है। तो सियाको सबाक बेटा खुद से लिखना है, रटा ना मारें। तो 3 में से 1 नंबर मिलेगा अगर आप रटा मारेंगे, वो खुलासों वाला। सेल्फ क्रिएटिविटी भी किसी चीज़ का नाम होती है, अपने अंदर वो पैदा करें, ठीक है। अपने अंदर सेल्फ क्रिएटिविटी पैदा करें। अभी मैं जो तरीकाकार आपको बताऊंगा आपने इसी पर चलना है। सियाकुस बाग में दरअसल हमने क्या देखना होता है, हमें जो इक्तबास आया होता है ना, पैराग्राफ दिया गया होता है, उससे पहले का जो सबक है और उसके बाद का जो सबक है उसको बयान करना होता है। अब ये जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ ना, आप इसको नोट करें। ये लाइन लिखनी लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना है? सबसे पहले तशरीह तलब इक्तबास से पहले जो आपको इक्तबास आया है, ठीक है,
उससे पहले क्या बयान हुआ है। अब इसमें जो लफ्ज़ है ना पहले, इसको आपने बोल्ड कर देना है, इसको मार्कर से लिखना है क्या। अब ये मैं आपको वो पैराग्राफ दिखाता हूँ, ये सेकंड ईयर वालों की किताब है, ठीक है, और ये सबक है नवाब मोहसिन अल मुल्क, और ये आ गया जी वो इक्तबास, वो जौहर काबिल थे। बेटा यकीन करें ये पैराग्राफ इतना अहम है, इतना अहम है कि यहाँ तो फर्स्ट टाइम वालों को आ जाता होता है तशरीह के लिए, या फिर सेकंड टाइम वालों को आ जाता होता है। ये बहुत ज़्यादा अहम है और अक्सर आया होता है ये, तो ये निशान भी लगा लें आप। अब ये देखें, ये जो सबक है ना, इससे ऊपर जितना सबक बयान हुआ है, ये ऊपर जितना सबक बयान हुआ है, हमने क्या करना है, इसको बयान कर देना है। लेकिन ये है ही थोड़ा सा, तो कोई 2 लाइनें लिखी जाएंगी, 2-3 लाइनें, ठीक है। ये जो एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं अपने सामने, ये थोड़ा सा ही तो है, तो आपने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में लिख देना है। और उसके बाद जब आपने ये लिखा, ठीक है, ये इक्तबास जो है, सॉरी, इक्तबास से ऊपर का जो सबक है उसको आपने लिखा, फिर आपने इसको छोड़ देना है इक्तबास को। फ़र्ज़ कर लें ये हमारी कोई 2 लाइनें बन गई, जो भी बनती हैं, मैं अब लिख नहीं रहा, ये समझाने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। इसकी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी इस इक्तबास की, जिसमें मैं लिख कर दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये बात समझें, आपने क्या लिखा, तशरीह तलब इक्तबास से पहले। अब ऊपर जो सबक था मैंने वो बयान कर दिया, 2 सतरें बन गई मेरी, 3 सतरें बन गई, ठीक है। अब आगे अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बेटा ये है कि मैं ये बताऊंगा कि बाद में क्या बयान हुआ है। अब बाद में देखें कितना ज़्यादा सबक पड़ा हुआ है, ये एक पेज आ गया, ठीक है, और एक ये पेज आ गया, इतना ज़्यादा सबक है, ये तो पूरा सबक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कितनी लाइनों में लिखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें अब लिखना क्या है। इसमें हमने लिखना है तशरीह तलब इक्तबास के बाद। बेटा अब अगला पैराग्राफ बना, दूसरा पैराग्राफ बना है, ठीक है, ये बोल्ड हुआ था, मैंने इसको बदल दिया। सिर्फ लफ्ज़ पहले और लफ्ज़ बाद, इन 2 अल्फाज को आप मार्कर से लिखेंगे, इसके अलावा आपने और कुछ भी मार्कर से नहीं लिखना। और ये पहली लाइन को हम यूँ लिखेंगे कि तशरीह तलब इक्तबास से पहले मुसन्निफ़ लिखते हैं कि। अब आगे जो सबक है वो, ठीक है, इक्तबास से पहले ऊपर जो बयान हुआ है वो लिखा इसमें, और दोबारा जब पैराग्राफ बनाया उसमें भी ऐसे कि तशरीह तलब इक्तबास के बाद मुसन्निफ़ लिखते हैं कि, या मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि। अब आगे जो भी उसकी बात होगी मुसन्निफ़ की, जो भी जितना भी सबक पीछे पड़ा होगा, हमने उस सबक को आगे लिख देना है, ठीक है। अब जो भी ये बन रहा है, जितनी भी बन रही हैं, अब चूंकि ज़्यादा बनेंगी, ये पीछे सबक ज़्यादा था, 2 पेजेस थे, तो ये कोई जाएगी हमारी कोई 7-8 लाइन्स तो बन जाएंगी। तो कुल मिला के हमारा जो सियाक़ो सबाक़ है ना, ये हमारा 10 से 12 सत्रों पर होगा, ठीक है। ये मैं डैश डैश लगा रहा हूँ। अब ये मेरे कितने बन गए पैराग्राफ, 2। अब बेटा उससे आगे नहीं, तीसरा पैराग्राफ, नया पैराग्राफ बनाना है। उसमें क्या लिखना है कि ये जो हमें इक्तबास आया है, ये मैं आ रहा हूँ किताब की तरफ, ये जो हमें इक्तबास दिया गया है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये सबक के किस हिस्से से आया है, इसको कहते हैं मुहल्ले वकू। वो उस इक्तबास का मुहल्ले वकू क्या है, और ये आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइड बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं ठीक, सियाक़ो सबाक़ के लिए। तो हम यूं लाइन लिखेंगे, तशरीह तलब इक्तबास सबक के आगाज़ से लिया गया है। शुरू से था तो शुरू ही लिखेंगे, तो आगाज़ लफ्ज़ मैंने बोल्ड कर दिया, मार्कर से लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सियाक़ो सबाक़ समझ आ गया है। क्या पहला पैराग्राफ में बताया पहले, दूसरे में बताया बाद में, तीसरे में बताया आगाज़ से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे जहन में एक सवाल आ गया है, तो बड़ी अच्छी बात है, बोले सर अगर पहला पैराग्राफ आ जाए फिर क्या करना है, फिर क्या तरीकाकार है, ठीक है। तो बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके सर आपके साथ हैं, ठीक है। उर्दू के हवाले से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या करना होता है। उसमें आपने ये बताना है फिर कि तशरीह तलब इक्तबास जो है ना, जो हमें फ़र्ज़ कर लें लेसन के शुरू से आ जाता है,
ठीक है, हमें लेसन के शुरू से आ जाता है। तो हमने फिर ये लाइन ऐसे लिखनी है कि तशरीह तलब इक्तबास चूंकि सबक के आगाज से लिया गया है, चूंकि सबक के शुरू से लिया गया है, सो इसी वजह से इससे पहले कुछ भी बयान नहीं हुआ। टेंशन ना ले, मैं भी लिख के दिखा देता हूं, परेशान नहीं होना आपने बस, ठीक है, मेरे होते टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखें, ये लिख लें तशरीह तलब इक्तबास सबक के आगाज से लिया गया है, इसलिए इससे पहले कुछ भी बयान नहीं हुआ। यानी आगाज से लिया गया, पहला पैराग्राफ ही दे दिया उसने, अब है ही पहला, तो उससे पहले क्या बयान है, कुछ भी नहीं बयान हुआ। ठीक है, तो यहां पे फिर हम दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। क्या उसमें लिखेंगे, तशरीह तलब इक्तबास के बाद मुसन्निफ बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं, अब वो सारा सबक पढ़ा हुआ है पीछे, तो सारा सबक लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन वो सारा सबक खुलासा नहीं लिख देना, अपनी वर्डिंग में लिखना कि टोटल आपका सियाको सबाक 12 सत्रों पर चला जाए, मैक्सिमम 12 सत्रों पे। तो गोया आपने मरकजी ख्याल लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया कुछ जो 3 सफ़ों का लेसन है वो कितना उसका हो सकता है। तो ये तो आ गया जी आगाज। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर, जी बेटा सर अगर आखिर से आ जाए फिर क्या करेंगे। सर अगर आखिर से, ये आखिरी पैराग्राफ, वैसे ये आता नहीं होता, मैं मिसाल के लिए ये दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये आता नहीं होता, सिर्फ मिसाल के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर आखिर से आ जाएगा, क्या उसका भी सेम पैटर्न लिखेंगे। तो बेटा उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। ज़्यादा कोई मसला आ रहा है लिखने में, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके लिख लें, ठीक है, या फिर आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको हम यूं लिखेंगे, तशरीह तलब इक्तबास से पहले, अब ये किस सूरत में है, जब आखिर से दिया गया, तशरीह तलब इक्तबास से पहले, अब जो भी पहले जितना भी सबक है, ठीक है, वो तो सारा लेसन है, हम वो सारा लेसन बयान कर देंगे, कोई 10 लाइनें बना देंगे, ठीक है, सारे सबक की 10 लाइनें बना देंगे। अब अगला पैराग्राफ कैसे बनेगा कि तशरीह तलब इक्तबास सबक के इख्तिताम से लिया गया है, ठीक है, इसलिए इसके बाद कुछ भी बयान नहीं हुआ, ठीक है, ये लिखना है आपने। तो इसमें जो लफ्ज़ है इख्तिताम, इसको बोल्ड कर दें, इसको मार्कर से लिख दें, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। नहीं आई कमेंट सेक्शन करें, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ये नहीं कहना सर जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि बच्चे मुझसे सवाल पूछें और मैं जवाब ना दूं। तो बेटा जी आपकी जो टेंशन है वो मेरी टेंशन है, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। अब आपने क्या किया, तशरीह, ठीक है, ये मार्कर से लिख दिया दरमियान में सफ़े के, तो तशरीह की हेडिंग दी मार्कर से, उसके बाद अगली लाइन में, ठीक है, हमने तशरीह लिखनी है। तशरीह 10 नंबर का ये सवाल है, यानी ये पोर्शन जो आ गया अब तशरीह का। तो बेटा सबसे पहले तशरीह में ना मुसन्निफ़ का तारुफ लिखते होते हैं। जैसे इस सबक के मुसन्निफ़ है मौलवी अब्दुल हक, तो ये मैं उनका तारुफ लिख रहा हूँ कि मौलवी अब्दुल हक का शुमार उर्दू अदब के रुझान साज मुहक्किकीन में होता है। चूँकि ये मुहक्किक थे, ठीक है, और खाका निगार भी थे, खाके लिखे, तो बाकी ये सारा तारुफ आ जाएगा जो आपके टीचर बताएंगे आपको। आप अपने टीचर से पूछा करें सर हमें तारुफ लिखवाएं। तो ये तारुफ आपने एक पैराग्राफ में लिखना है, एक पैराग्राफ में तारुफ लिख दिया मुसन्निफ़ का, ठीक है। अब आते हैं जी उस इक्तबास पर जिसकी हमने तशरीह करनी है, ठीक है, और ये वाला वो इक्तबास है वो जौहर काबिल थे। अब बेटा एक बात याद रखें कि ये जो इक्तबास आया है ना आपको, ना तो आपने इससे पहले की कोई बात करनी है और ना ही इस इक्तबास के बाद जो सबक बयान हुआ है उसकी कोई बात करनी है, क्योंकि बेटा आप ये बात ऊपर काट चुके हो ना, आप सियाको सबाक में लिख चुके हो कि ऊपर सबक में क्या बयान हुआ, फिर आपने बता दिया बाद में क्या बयान हुआ। और सियाको सबाक में ये इक्तबास नहीं लिखते जो आपको तशरीह के लिए दिया गया होता है, ठीक है, इसको स्किप करना होता है। बाकी ऊपर वाली सारी बात लिखी, बाद वाली सारी बात लिखी, और फिर
इस इक्तबास की तशरीह करनी होती है। तो बेटा ये जो इक्तबास है ना, इसकी तशरीह कैसे करते हैं? इसकी तशरीह में बेटा आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी को बयान करना होता है, ठीक है। और ये इजाफी बात बता रहा हूँ, इक्तबास में कभी भी आपने शेर नहीं लिखना। तशरीह के लिए आप खुलासे देख सकते हैं, कोई गाइड देख सकते हैं, लेकिन शेर नहीं लिखना। बहुत सी गाइड में लिखा होता है शेर। शेर नहीं लिखना तो सर फिर क्या लिखना है? तो बेटा आप आयत का तर्जमा लिखेंगे जो रेलिवेंट होगी, आप अहादीस लिखेंगे, आप कोटेशंस लिखेंगे, अकवाल लिखेंगे। लेकिन 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 अगर आपको उस इक्तबास से रिलेटेड कोई आयत नहीं मिलती, हदीस नहीं मिलती, कोई अकवाल नहीं मिलता, तब बड़ी मजबूरी में आप शेर का कोई मिसरा लिख सकते हैं। और ये बड़ा रेयर होता है कि आपको कोई हदीस या कौल ना मिल रहा हो। और ये 10 नंबर का पोर्शन है तशरीह का। ऊपर हमारा 1 1 2 हो गए, ठीक है। तो इसमें ना टोटल 15 में से 12 नंबर आ जाते होते इस सवाल में। ऊपर 5 पूरे मिल जाते हैं, 3 स्याकुसबा के मिल जाते हैं, 2 उसके मिल जाते हैं, 10 में से 7 मिलते हैं इसके तशरीह के। और ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आपने करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। और ये 4 सफ़ात पर यह सवाल मुश्तमिल होगा, 3 से 4 सफ़ात पर यह सवाल मुश्तमिल होता है। आपने कोशिश करनी है तशरीह ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोशिश करें कि 25 मिनट में आप ये अपना सवाल हल कर लें, ठीक है। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, ठीक है। घबराना नहीं है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें अगर पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।